एचआरटीसी का जो घाटा है इतना ज्यादा है, इसको कैसे उभारा जा सकता है? हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है हमारी, वो कोई बिजनेस हब नहीं है, वो दुकान नहीं है। अभी एग्जैक्टली घाटा कितना है? हमारी जो रोज की कमाई है वो लगभग 2.5 करोड़ है। पीछे जब ये त्रासदी हुई तो हम 1 करोड़ पे आ गए थे। उन 3 महीनों में हमें 150 करोड़ का घाटा हुआ है। 2.5 करोड़ पे हमारी रोज का हमें आता है, तो लगभग बना 75 करोड़। हमारा खर्चा है 150 करोड़, इसमें लगभग 75-80 करोड़ की तनख्वाह और पेंशन ही है। 75 करोड़ पे हमें आ रहा है, 150 करोड़ का खर्चा है। सरकार हमें कभी 50 करोड़, कभी 55 करोड़, कभी 56 करोड़ ऐसे देती है। एचआरटीसी को हम प्रॉफिट में तो नहीं ला पाएंगे, जो सच्ची सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली में जो आईएसबीटी है उसमें इन बसों को खड़ी करने की कॉन्ट्रैक्ट दे दी है। आप बस अड्डे में चले जाओ दुनिया के, हिंदुस्तान के, नहीं है। मैं आपको कहीं भी ऑल इंडिया परमिट की टैक्सी या बस या टेम्पो ट्रैवल नहीं मिलेगा। पहले जेएनएम की बसेस भी आई थी, वो फेल हो गया था यहाँ। जेएनएम की बसेस फेल नहीं हुई। जेएनएम बसेस जो थी वो क्लस्टर बेसिस थी, तो उसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने कोर्ट में याचिका की थी जिसके अनुसार वो कुछ बंद करनी पड़ गई जी। आप एचआरटीसी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इस पॉडकास्ट में अगर हम एचआरटीसी की बात नहीं करेंगे तो पॉडकास्ट थोड़ा अधूरा रह जाएगा। एचआरटीसी इस वक्त करीब 2000 करोड़ के घाटे में है और इसका जो एम्प्लॉयज़ हैं 10,000 के आसपास के ड्राइवर कंडक्टर हैं और टोटल स्टाफ के आसपास बात की जाए टोटल तो ये 20-25 हज़ार के आसपास बनता है। तो आपको क्या लगता है जब आपने ये कुर्सी संभाली है, अभी तो आप फ्रंट फुट पे इसको खेल रहे हो, एचआरटीसी पे जो वर्किंग कर रहे हो, इससे पहले आपने बाली साहब के साथ बैकडोर पे वर्किंग की है, तो एचआरटीसी का जो घाटा है इतना ज़्यादा है, इसको कैसे उभारा जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। पहली बात तो यह है कि जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है हमारी, वो कोई बिजनेस हब नहीं है, वो दुकान नहीं है। वहाँ पर सरकार ने जब ये चलाई थी तो हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास कोई साधन नहीं था, साइकिल तक नहीं थी लोगों के पास। तो आप देखिए कि एचआरटीसी 50 साल पूरे कर चुकी है अपने, 50 साल बहुत बड़ा सा, मतलब जब से प्रदेश बना है उससे भी पहले से वो काम कर रहे हैं और उसकी सारे मॉडल हैं हमारे पास। तो तब यही इसी विजन से बनाई गई थी कि इसमें हमने लोगों को उसके बारे में, और आज भी रोज 5 लाख जो लोग हैं एचआरटीसी में अपने गंतव्य तक जाते हैं। 3,000 से ऊपर हमारा फ्लीट हो गया है। जब इसकी जो मैक्सिमम जब रखा गया था तो 2200-2300 तक रखा गया था, तो आज वो 3,000 का फ्लीट है। तो इस हिसाब से हमारे पास मुलाजिम हो गए ज़्यादा। अब आप कर रहे हैं घाटे की बात, तो घाटे इसके अभी एग्जैक्टली घाटा कितना है? मैं आपको बिल्कुल मंथली घाटा बताता हूँ आपको। देखो, हमारी जो रोज की कमाई है वो लगभग 2.5 करोड़ है एवरेज। ठीक। जो कि पीछे जब ये जो आया था, पीछे त्रासदी हुई तो हम 1 करोड़ पे आ गए थे। अच्छा। तो उन 3 महीनों में हमें 150 करोड़ का घाटा हुआ है। अच्छा। ये जो पीछे बरसात में हमारे रोड खत्म हो गए, कहीं बसें फंस गई, कहीं टूट गई, तो मतलब 150 करोड़ का घाटा उन 3 महीनों में ही है। तो अब क्या हुआ कि मैं आपको रूटीन की एवरेज बताता हूँ कि 2.5 करोड़ पे हमारी रोज का हमें आता है, जो लगभग बना 75 करोड़ रुपया। हमारा खर्चा है 150 करोड़ रुपए का, डबल हाँ जी, हर महीने। बिल्कुल, जिसमें हमारी तनख्वाह, हमारी पेंशन, हमारे तेल पेट्रोल, उसके बाद हमारे ऑफिस के खर्चे, मतलब सारा कुछ डाल के हमारा अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ का खर्चा है, जिसमें लगभग 75-80 करोड़ की तनख्वाह और पेंशन ही है। अब 75 करोड़ पे हमें आ रहा है, 150 करोड़ का खर्चा है। सरकार हमें कभी 50 करोड़, कभी 55 करोड़, कभी 56 करोड़ ऐसे देती। मान लो सरकार ने 60 करोड़ भी दे दिया हमें एवरेज हर महीने हमारा हुआ 135 करोड़ के, 15 करोड़ का हमारा लॉस हो। हो गया। अब उसमें इसलिए लॉसेस भी, अब आपको क्या कहूँ कि इसलिए कि अब 2-3 चीजें हमारा जो, एक तो पहली बात कि हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉरपोरेशन है जो कि पेंशन देती है, एचआरटीसी ओनली। वो उनको आजकल दे ही नहीं रहे और पेंशन नहीं, पेंशन हमारी रेगुलर है सर। ये पीछे से वो लेट डिले हुई 250-300 लोग बड़ा वो नहीं, वो दे दिए, दे दे। दे दी 250 जो हमारा पेंडिंग था, जिसको 2023 मार्च के बाद शायद पेंशन नहीं लगी थी, 250 के करीब लोग था, जिनको अभी पिछले महीने हमने पेंशन दे दी। सार अप टू डेट है हमारी पेंशन। डिले जरूर हुई है पीछे, वो भी आपको बताया, उसका कारण ये कि हमारी जो आमदनी 2.5 करोड़ की थी वो बरसातों में 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ रहे। तो अब आप जो कह रहे हैं कि घाटा पूरा करने की बात, तो देखो एचआरटीसी को हम प्रॉफिट में तो नहीं ला पाएंगे,
कभी नहीं, जो सच्ची सी बात है। पॉसिबल ही नहीं है। वो आप जितना मर्जी हम रूट बंद कर लें, कुछ कर लें, अब घाटे हमें 2-3 प्रकार के हो। हमारी जो वोल्वो थी वो 80-80, 90-90 रुपए पीकेएम पर कमाती थी, लेकिन उसमें सेम टाइम पे हमारे साथ प्राइवेट वोल्वो चला दी गई, जो कि भारत सरकार का फैसला, उसमें हम कर नहीं सकते हैं। उसमें उन्होंने रूलिंग ही कर दी, हमारे सभी मंत्री भी मिले, हमारे डीसीएम साहब खुद गए हुए थे। वो 3 लाख रुपया लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आप हिंदुस्तान में कहीं भी वोल्वो लेके जा सकते हो। अच्छा, और ऐसा नहीं है, हमारे आरटीओ उनके चालान भी कर रहे हैं, पर चालान कर सकते हैं हमको सिर्फ, क्योंकि वो चालान इसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो हर जगह से सवारी नहीं उठा सकते, वो टूर लेके जा सकते हैं, वो कागजों में टूर शो करते हैं। चलो वो एक पार्ट है। सर इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, इससे करप्शन नहीं फैलती है स्टेट में? जैसे वो लोग बस, जैसे मान लिया कि दिल्ली सरकार ने 3 लाख रुपए लेके रजिस्ट्रेशन कर दी, वो टूर के लिए की, लेकिन वो क्या कहते हैं, धर्मशाला से सवारी उठाएंगे, कांगड़ा से भी लेंगे, आगे दिल्ली तक सवारी लेंगे, और उससे एचआरटीसी को नुकसान हो रहा है, फिर बंदा चालान करेगा, वहीं से तो करप्शन फैलती है। फिर वो कहीं चढ़ावा चढ़ाएंगे, देखो वो बिल्कुल, मैं आपकी बात से इससे तो बिल्कुल सहमत हूँ। अब आप धर्मशाला में देखिए रोज कितनी वोल्वो हो जाती है। बहुत बहुत। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, इसमें मुझे जो लगता है, देखो वो वोल्वो 600-700 रुपये में भी सवारी को ले जाती है, और जहाँ तक मैं एचआरटीसी को या बसों को जान रहा हूँ, तो उसके साथ तो खर्चा ही पूरा नहीं होता है। पर आपको पता है वो लोग कमाई कहाँ से करते हैं? उनकी पूरी बस सामान से भरी आती है जी। तो वो सामान ढोने के लिए वो अधिकृत नहीं है, लेकिन उसमें भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चालान कर लोगे। तो अब वो उन चीज़ों के मतलब उन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप आप ये कह सकते हो कई बार ये मतलब पॉलिटिशियंस या अफसर को भी चढ़ावा चढ़ा देते हैं वो लोग, बस वाले। मुझे लगता नहीं हमारा हिमाचल का कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है, आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता। हाँ, कहीं बैरियर बूरियर लेवल पे होंगे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो अफसर लेवल पे या छोटे छोटे लोग। मुझे लगता है कोई बड़ा अफसर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार ने रूलिंग ऐसी कर दी है कि वो हम मतलब अफसर या लीडर चाहे भी तो नहीं रोक सकते हैं उनको। उससे भी बड़ी बात क्या हुई, चलो उससे भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो आईएसबीटी है उसमें इन बसों को खड़ी करने की काउंटर दे दिए है, जो कि कहीं पे भी रूलिंग में नहीं है कि वहाँ पे ऑल इंडिया परमिट की किसी भी आप बस अड्डे में चले जाओ दुनिया के, हिंदुस्तान के, नहीं है। मैं आपको कहीं भी ऑल इंडिया परमिट की टैक्सी या बस या टेम्पो ट्रैवल नहीं मिलेगा। और वहाँ लेकिन पे हिंदुस्तान में केवल दिल्ली में आईएसबी में वहाँ पे उनसे 2-2 करोड़ में काउंटर दिए गए। तो अब वो काउंटर में काउंटर, हाँ, तो उनको अब काउंटर की जगह दे दी अंदर, और हमारे काउंटरों को वो बैठने तक भी नहीं जगह देते हैं, और ये इनकी मोनोपोली हो गई है, वहाँ पे खड़े नहीं हो रहे। और ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, ऐसा हरियाणा के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, सभी स्टेट्स के लिए है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी का एक विजन है हिमाचल के लिए, जो हिमाचल वासियों को अच्छा भी लगना चाहिए, आप लोगों को भी लगना चाहिए, ग्रीन हिमाचल के लिए जी। क्योंकि अगर हिमाचल में कोई व्यक्ति आता है तो वो वातावरण के लिए आता है, मौसम के लिए आता है, पेड़ों की जो हमारी स्वच्छ ऑक्सीजन है उसके लिए आता है, और कि यहाँ बीमार नहीं होते हैं इसलिए आता है। तो उनका ग्रीन हिमाचल का जो सपना है उसको एचआरटीसी ने एक्सेप्ट किया है, और मुख्यमंत्री जी पर्सनली उसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मार्च से पहले पहले हमें 300 जो है, लगभग 300 जो बच्चे हैं वो जो इलेक्ट्रिकल हैं वो आने वाली हैं। 300 इलेक्ट्रिक बसें जब आएंगी तो मुझे जो लगता है हम लगभग दो पहाड़ चढ़ पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेन हो गया उनका, किसी भी पहाड़ पे जाने, आपके धर्मशाला तो चलती ही हैं, तो वो सारा पहले जेएनएम की बसेस भी आई थी, वो फिर फेल हो गया था यहाँ। जेएनएम की बसेस फेल नहीं हुई, जेएनएम की बसेस में एक अलग कहानी है। जेएनएम बसेस जो थी वो क्लस्टर बेसिस थी, तो उसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने कोर्ट में याचिका की थी जिसके अनुसार वो कुछ बंद करनी पड़ गई जी। क्योंकि वो सिटी टू सिटी चलनी थी, तो वो जो क्लस्टर से बात थी, जो लंबी वाली बड़ी बसें थी वो बंद थी। इलेक्ट्रिक बसों में ऐसा कुछ नहीं है, हम जो बसें पुरानी हो गई हैं उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेंगे, और इलेक्ट्रिकल बसें जो हैं उससे हम लगभग रोज का 2-2.5 लाख रुपये बचाएंगे। रोज का पेट्रोल या डीजल का 300 बसों का। और अगर हम उस पर कामयाब रहते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसमें महीने में आप देखो 70-80 लाख रुपया 1 करोड़ के करीब बचाएंगे। और दूसरी बात, उसमें हमारा मेंटेनेंस का खर्चा कोई नहीं, क्योंकि हमने अब जो बसेस सरकार खरीदने वाली है उसमें जो मेंटेनेंस का 12 साल का खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी,
क्योंकि हमने उसकी कॉस्ट बस में जोड़ी हुई है। तो 12 साल अगर वो बस बिना धक्के खाए, बिना मेंटेनेंस के, जिसकी कंपनी मेंटेनेंस करेगी, तो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा ख़त्म, हमारा तेल का खर्चा ख़त्म, और उसकी माइलेज ज़्यादा, और बसें भी अच्छी, और हमारी ब्रेकडाउन ख़त्म। तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो सीएम साहब ने बहुत अच्छी हमें सजेशन दिया था और उसको अमली जामा हमने पहनाना शुरू कर दिया है, एचआरटीसी में एक बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो एक अलग से काम करती है। वो उसमें काम एचआरटीसी के लोग ही करते हैं, आरएम ही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अलग बनाया गया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, उसका सब कुछ था, अलग था। तो जितने बस अड्डेज हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो बीएसएमडीए के अंदर आती थी, चाहे हमारा कोई टैक्सी स्टैंड है, चाहे हमारी कोई पार्किंग है, चाहे बस स्टैंड है, जितने भी हिमाचल में। तो अब वो हमने उनको इकट्ठा करने का जो है रेजुलेशन जो अपने बीओडीज में, बीएसएमडीए में भी डाल दिया है और एचआरटीसी में भी डाल दिया है। पर इस प्रक्रिया को लगभग 1 साल लगता है, तो अभी एक उसका स्टेप हो गया है, और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हम उससे भी काफ़ी पैसे बचाएंगे। और उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि उसमें हम 4 करोड़ रुपया लगभग इनकम टैक्स ही भरते हैं, जो कि 4 करोड़ सीधा हमें बचेगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो और अगर सरकार, देखो सरकार के बिना मदद से तो एचआरटीसी चल नहीं पाएगी, ना पहले चली, ना अब चली, ना आगे चलेगी। पर एचआरटीसी को हम बंद नहीं कर सकते हैं। वो गांव में जाती है, कॉलेज के बच्चों को प्राइवेट वाले नहीं बिठाते, स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट वाले नहीं बिठाते। तो ऐसी कम से कम 20-22 कैटेगरीज हैं जिनको एचआरटीसी फ्री की सुविधा देती है। उसी एवज में सरकार हमें जो डोनेशन, जो आप हमें जो पैसे देती है, उसका भी एक कारण है। तो अब महिलाओं को 50% है, बहुत सी छूट भी एचआरटीसी दी जाती है। वो लोग बसों की बात हम कर रहे थे कि जो प्राइवेट बसेज हैं वो 800-900 रुपये में भी दिल्ली ले जाती हैं, जबकि हमारी एचआरटीसी वोल्वो का किराया 1200-1400, 1450 इसके आसपास है। तो हम 1200-1400 रुपये किराया दे रहे हैं दिल्ली का, लेकिन जब किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे वो खड़ी होती है तो उसका खाने का बिल ही कई बार 1000 रुपये बन जाता है। तो लोग बड़े परेशान होते हैं। देखिए, ये तो मुझे आपके माध्यम से पता चला है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पिछली बीओडी में नहीं सर, 400 रुपये का मान लिया आपने पनीर खाना, दाल खानी है, 300-400 रुपये की दाल मिलेगी, चाय बेचारा रोटी भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सीधे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एचआरटीसी ने जितने भी ढाबे जो रजिस्टर्ड हैं हमारे, पहली तो बात वो वोल्वो वहीं पे खड़ी होगी, और वहाँ पे हमने रेट लिस्ट दी हुई है उनको, जो एचआरटीसी के लोगों क्वालिटी खाना नहीं खिलाएंगे फिर वो। में ऐसी अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट आई नहीं है। और जो ऑर्डिनरी बसों की कुछ आती हैं तो हम उस जो ढाबा उसकी इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और अब ढाबा पॉलिसी आ गई है, मैं आपको ये भी बताऊं, पिछली बीओडी में ढाबा पॉलिसी आई थी जो अब इम्प्लीमेंट हो गई है। तो उसमें हर चीज़ को देखा जाएगा, निरीक्षण होगा ढाबे का, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है क्वालिटी पे और वॉशरूम्स पे। तो चाहे वो ऑर्डिनरी ढाबा है, चाहे वो वोल्वो का है। अब जो महंगा ढाबा आप कह रहे हैं कि वोल्वो के लिए इसीलिए थोड़े से अच्छे ढाबे रखे गए थे कि जो आदमी 1500 रुपये खर्च कर रहा है उसको अच्छी जगह खाना खिलाया जाए। तो अगर किसी कोई कंप्लेंट आएगी कि आप अपनी मर्जी से कुछ अलग से खा रहे हैं तो उसके पैसे तो बोलेगा, लेकिन अगर एचआरटीसी ने जो थाली का रेट उसमें दिया हुआ है उससे वो ज़्यादा लेता है तो उसकी कंप्लेंट आप सीधे एचआरटीसी ऑफिस या मेरे पास या मंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कर सकते हैं, और उसका ढाबा जो सस्पेंड हो सकता है।